हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्लास में कूलम्ब के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा क्लास 11वां क्लास है, 11th क्लास है। आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम का बैच है और क्लास 11। तो आज हम लोग सीखेंगे कूलम्ब के नियम के बारे में। तो चलिए हेडिंग देते हैं कूलम्ब का नियम। तो हमारा हेडिंग हुआ कूलम्ब्स लॉ। तो इस नियम के बारे में फ्रांस के एक वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने 1785 ईस्वी में स्थिर आवेशों से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम्ब के नियम के नाम से जाना जाता है। अब ये नियम क्या था, किस तरीके से बताया गया, इसके बारे में हम समझते हैं। ध्यान देंगे, ये जो नियम है आप 11th में कॉन्सेप्ट पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण का, आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो यह उसी नियम पर आधारित है और उसी से प्रेरित होकर कूलम्ब ने इस नियम का प्रतिपादन किया। अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम पिंडों के द्रव्यमानों के बीच काम करता था और ये आवेशों के बीच कार्य करता है। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको। तो कूलम्ब ने क्या बताया था और ये कब बताया था? तो 1785 ईस्वी में। चलिए अभी आपको समझना है, लिखना नहीं है। जब परिभाषा लिखवाया जाएगा तो बताएंगे लिखना क्या है। तो कूलम्ब ने क्या बताया था? तो कूलम्ब ने बताया था कि यदि दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो बिंदुवत आवेश कितना है? इसका नाम Q1 ले लेते हैं, इसका नाम Q2 ले लेते हैं। अब ध्यान देंगे, ये आवेश समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। मतलब ये दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस हो सकता है। अंतर क्या होगा कि अगर दोनों समान होगा तो प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो ये इसको धक्का देगा कि ये तुम बाहर चले जाओ, और ये भी प्लस ये इसको धक्का देगा कि तुम भी बाहर चले जाओ। तो ये बताइए कि धक्का देने के लिए बल का जरूरत पड़ता है, बिना बल का तो आप किसी को धक्का दे नहीं पाएंगे। अगर मान ली कि दोनों माइनस रहता, प्लस नहीं रहता, तब आपका कंसेप्ट रहेगा सर फिर भी तो वही रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस समान प्रकार के आवेश, और समान प्रकार के आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। मतलब ये जो Q2 है, Q1 को धक्का देगा कि तुम इधर जाओ, और Q1 Q2 को धक्का देगा कि तुम बाहर जाओ। ओके, ये भी तो हो सकता है कि एक प्लस हो एक माइनस हो। अब बताइए क्या होगा? तो सर प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। मतलब यहाँ पर Q1 खींचेगा Q2 को और Q2 खींचेगा Q1 को। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर यहाँ पर Q1 खींचेगा Q2 को अपनी ओर और Q2 भी खींचेगा Q1 को अपनी ओर। कारण क्या है कि सर एक प्लस है एक माइनस है, और असमान प्रकार के आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये बताइए कि अगर ये दोनों खींचेगा तो क्या बिना बल लगाए हुए खींचेगा कि बल लगाएगा? बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, कैसे बल निकालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कूलम्ब ने क्या बताया कि ये दोनों बल लगाएगा। एक चीज ध्यान देंगे, ये बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। कि दोनों प्लस रहता तब बताइए, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तब बताइए। तो दोनों अवस्था में समान बल रहेगा। अंतर क्या रहेगा कि अगर प्लस माइनस है तो इन दोनों के बीच लगेगा, और दोनों समान प्रकार का आवेश रहता तो बाहर की ओर लगता है। तो बल का परिमाण उतना ही रहेगा, वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का। तो देखिए कूलम्ब ने क्या बताया? कूलम्ब ने बताया कि ये जो बल होगा इस समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। क्लियर है? तो समानुपाती का ये चिन्ह है बाबू। समानुपाती में एकदम आमने सामने लिखते हैं, और समानुपाती का अर्थ होता है समान अनुपात में। ध्यान देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम समानुपाती। तो समानुपाती मतलब होता है समान अनुपात में। तो समान अनुपात क्या कहलाता है? तो समान अनुपात में कहलाता ये है कि मान लीजिए कि आपका इनकम बढ़ा
और इनकम बढ़ने के साथ साथ घर का खर्चा भी बढ़ गया तो बोलेंगे कि सर समानुपाती है। इनकम अगर आपका आमदनी घट गया और आपका खर्चा भी घट गया तो दोनों घटा, आमदनी घटा तो खर्चा भी घटा, आमदनी बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों बराबर बराबर चल रहा है तो इसको बोलते हैं समानुपाती। लेकिन खर्चा लगातार बढ़ रहा है, आमदनी घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। स्पष्ट है? तो यहाँ पर हम समझेंगे जैसे जैसे आएगा। तो सबसे पहले कूलम ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, ये बल ये दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब सर ये क्या बता दिया आवेश का परिमाण, थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। तो ध्यान देंगे, हमने बोला मान लीजिए कि दो आवेश है जी, एक का नाम Q1 ये 1 कूलम है, एक का नाम Q2 ये 2 कूलम। फिर एक और ले लिए, एक Q1 हो गया 2 कूलम है और Q2 हो गया 2 कूलम। फिर यहाँ पर Q1 ले लिए 3 कूलम और Q2 ले लिए 2 कूलम। Q1 ले लिए 4 कूलम और Q2 ले लिए 3 कूलम। कोई भी ज्यादा कम कर सकते हैं। तो अब देखिए ये आवेश का ई परिमाण कहलाता है, ये जो संख्या है ई परिमाण कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए ये 2 कूलम ये 2 कूलम एक परिमाण हो गया, ये 3 कूलम ये 3 कूलम परिमाण हो गया। तो अब देखिए कूलम ने क्या बताया कि इनके बीच कितना बल लगेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर ये आवेश का परिमाण ज्यादा रहेगा, ये आवेश का परिमाण का गुणनफल ज्यादा तो ज्यादा बल लगेगा, आवेश का परिमाण का गुणनफल कम तो कम बल लगेगा। तो अब बताइए कि Q1 और Q2 का गुणनफल Q1 गुने Q2, तो Q1 1 है Q2 2, तो 2 एकम 2 कितना, तो सर 2, इसका मतलब यहाँ पे बल कितना लगेगा 2 न्यूटन का। अब देखिए यहाँ 1 कूलम था, यहाँ 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम लगातार बढ़ रहा है। यहाँ 3 में नहीं बढ़ा लेकिन चौथा में बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर आइए 2 कूलम कितना, तो 4 कूलम, तो यहाँ पर 4 न्यूटन का बल लगा। हमने बोला कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 कूलम है, यहाँ पर 2 कूलम है, तो 3 दूना कितना होता है 6 होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 6 न्यूटन का बल लग रहा है। ये कितना है 4, वो कितना है 3, तो हमने बोला कि मान लीजिए कि यहाँ 12 न्यूटन का बल लगा। तो अब बताइए कि जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ा, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, क्लियर है। इसको भी बढ़ा सकते हैं या नहीं भी बढ़ाइएगा तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई एक बढ़ना चाहिए। तो आपने बोला कि सर जैसे जैसे आवेश बढ़े, जैसे यहाँ पर 2 1 3 कूलम था, यहाँ पर 2 और 2 4 कूलम हुआ, यहाँ पर 2 और 3 5 कूलम हुआ, यहाँ 3 और 4 7 कूलम हुआ। तो ये आवेश का परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। परिमाण कौन है, तो ये 3 कूलम ये 4 कूलम, तो चढ़ती है 12। तो हमने देखा कि जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ा है, परिमाण मतलब मात्रा होता है, क्लियर है कि सर 1 कूलम से 2 कूलम हो गया, 3 कूलम हो गया, 4 कूलम हो गया, 5 कूलम हो गया। तो जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ा है, इनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ा है। पहले 2 न्यूटन लग रहा था, अब 4 न्यूटन, 2 2 4, अब 6 न्यूटन, 2 और 3 6, अब 3 और 4 चढ़ती है 12। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आपका आवेश का परिमाण बढ़ता है, परिमाण मतलब उसका संख्या, तो इनके बीच लगने वाला बल का मात्रा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो अब बताइए यहाँ पे कह सकते हैं कि सर इसका मतलब कि दोनों आवेश का गुणनफल अगर बढ़ेगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी बताएं समानुपाती मतलब समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब क्या है कि अगर गुणनफल बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, अगर गुणनफल घटेगा तो बल भी घटेगा। फिर हमने बोला कि अगर ये दोनों आवेश का गुणनफल कम हो जाए तब तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। आपको बता चुके हैं कि कम के लिए तीर नीचे और ज्यादा के लिए तीर ऊपर। तो ये तो समझ में आ गया कि सर मान लिए कि दोनों आवेश छोटा रहेगा, जब दोनों आवेश बहुत छोटा रहेगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी कम रहेगा। दोनों आवेश थोड़ा बड़ा कर दीजिए परिमाण में तो इनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ये जो
लगने वाला बल है एक और चीज पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो निर्भर करता है कि आप कितना दूरी पर रखे हैं। क्लियर है? तो इन्होंने बोला कि बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। अभी समझिए इसका अर्थ क्या है। ये यार दूरी है, देख लीजिए, एक बल है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर दोनों आवेश के बीच का दूरी बढ़ा दीजिएगा तो इनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा। आप प्रयोग किए होंगे, अगर दो चुंबक लेते हैं और दोनों चुंबक को एक दूसरे के नजदीक रखिए, देखिए खींच लेगा, एक दूसरे का साथ छूट जाएगा। लेकिन दोनों को इतना दूर पे ले जाकर रख देंगे और ज्यादा दूर पे ले जाकर रख देंगे तो इनके बीच बल लगेगा नहीं, बल कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है बल कम हो जाता है और जैसे जैसे दूरी घटता है बल बढ़ जाता है। तो ये बताइए कि दूरी बढ़ा तो बल घटा, उल्टा हुआ कि नहीं? दूरी बढ़ा तो बल घट गया, उल्टा संबंध, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। और दूरी घटेगा, दूरी अगर घट रहा है तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर अगर दूरी बढ़ाते हैं, अगर ई दोनों आवेश को ले जाके इतना दूरी पर रख देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल की जो है ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी को कम कर दें, ये दोनों को और लाके नजदीक रख दें तो इनके बीच आपस में लगने वाला बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना पहले लगता था उससे अधिक हो जाएगा। अब कितना अधिक होगा ये भी सवाल है कि सर कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। तो देख लीजिए यहाँ पर साफ दिया है व्युत्क्रम के वर्ग का। ओके, तो इसका अर्थ थोड़ा समझते हैं। इसका अर्थ समझते हैं कि अगर आपको दिया गया कि दो पिंड है, दो आवेश है, इसका दूरी दुगना कर दीजिए तो बताइए इनके बीच पहले बल बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये तो हमारे दिमाग में आता है कि सर दूरी आप बढ़ा रहे हैं तो जब कोई एक दूसरे से दूर जाता है तो उनके बीच बल हमेशा घट जाएगा, कम लगेगा। क्लियर है? और जब दो पिंड एक दूसरे के नजदीक आएगा तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा। तो हम मानिए कि पहले ये दोनों आवेश, मानिए ये दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर था या 2 मीटर की दूरी पर था, कुछ भी मान लेते हैं। अब इसको कह रहा है कि दुगना कर दीजिए। दुगना मतलब ये 2 की जगह कितना कर दीजिए? 4 मीटर कर दीजिए। तब बताइए इसके बीच बल पे क्या असर पड़ेगा? बल बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा? तो आपने बोला कि सर 2 को 4 मीटर कह रहा है करने के लिए, मतलब यहाँ पे कह रहा है अब 4 मीटर। तो बताइए बल बढ़ेगा कि घटेगा? तो बिल्कुल घटेगा। तो कितना घटेगा? तो देखिए आपका जो ई है समानुपाती है 1/r²। तो आपने बोला कि सर 2 से 4 हो गया, मतलब दुगना बढ़ा है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1/4, मतलब आपका जो बल होगा अपने मूल बल का चौथाई हो जाएगा। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तब जाके स्पष्ट होगा कि कितना बढ़ाने पे कितना घटाते हैं। अभी हमको खाली नियम समझना है। ये नियम क्या कहता है? तो नियम यही कहता है कि अगर दोनों आवेशों के बीच अगर दूरी को बढ़ा दीजिएगा तो इनके बीच बल घट जाएगा। अगर दोनों आवेशों के बीच दूरी को कम कर देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा। यही व्युत्क्रमानुपाती का संबंध कहलाता है। ओके, तो इसको हटाते हैं। अब देखिए अब क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, मतलब दोनों को मिला के लिखना है। तो मिला के लिखिएगा तो ये होगा Q1 × Q2 बटा में r²। क्लियर है? अब जब इसमें से इस समानुपाती का चिन्ह है, देखिए ये Q1 Q2 के लिए समानुपाती है और r के लिए व्युत्क्रमानुपाती। कैसे मालूम चला? तो जो ऊपर नीचे लिखा जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती, आमने सामने रहेगा तो समानुपाती। अब करना क्या है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लेते हैं। आप पहले क्लास में पढ़े होंगे, 11th में जानते होंगे इसके बारे में। तो ये नियतांक आप कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग C भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली K लिया जाता है, K Q1 × Q2/r²। क्लियर है? सर K क्या ले लिए? तो K एक नियतांक ले लिए, एक नियतांक। अब इसका क्या नाम है भाई?
तो जो बनाया है वो अपने नाम पे रख दिया कूलम्ब का नियतांक, इसका क्या नाम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया कूलम्ब का नियतांक, और इसका एक वैल्यू दे दिया गया k बराबर 1/4πε। अब देखिए आपके लिए एक बहुत नया चीज आ रहा है, ये एप्सिलॉन। क्लियर है? ये एप्सिलॉन क्या है, किस तरीके से होता है, तो ध्यान देंगे ये जो नियतांक है कूलम्ब नियतांक जिसको आप लिखे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कहाँ से आ गया, तो यह नियतांक निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर। कैसा माध्यम, तो माध्यम की प्रकृति पर कि जो आप आवेश को रखे हैं वो कहाँ पर रखे हैं, क्योंकि इसको जब रखिएगा तो कहीं ना कहीं रखिएगा, या तो हवा में रखेंगे, पानी में रखेंगे, अल्कोहल में रखेंगे, ग्लिसरीन में रखेंगे, स्पष्ट है। तो आप इसको कहाँ रखे हैं, तो जनरली हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले उसको हवा में रखते हैं। तो इनके बीच लगने वाला बल अधिक होगा कि कम होगा, ये डिपेंड करता है के पर, और ये के किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपका माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है कि विरल है, सघन है तो कितना, विरल है तो कितना, इस पर निर्भर करता है। ओके, क्यों हम ऐसा बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि हवा में सबसे अधिक बल एक दूसरे पर हम लगा पाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सड़क पर दौड़िए तो आप काफी तेजी से दौड़ते हैं, अगर आपको कहा जाए कि रेत में जाकर दौड़िए तो आप ध्यान दीजिए कि आपका स्पीड पहले से कम हो जाएगा। पहले जितना आप तेजी से दौड़ते थे उतना तेजी से आप नहीं दौड़ पाएंगे, आपका स्पीड पहले से कम होगा। कारण क्या है कि आपका माध्यम बदल गया है, पहले आप सड़क पर हवा में दौड़ रहे थे, अब रेत में आ गए। अब फिर कहा जाए कि पानी में घुस जाइए और पानी में घुस के दौड़िए, नदी में घुस जाइए, तालाब में घुस जाइए और उसमें दौड़ लगाइए, देखिए आपका स्पीड कितना कम हो जाता है। क्लियर है? तो अब बताइए कि आप उतना ही बल लगा रहे हैं, उतना ही गतिशील अपने आप को बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका गति उतना आ नहीं पा रहा है। कारण क्या है, तो कारण यह है कि माध्यम के कण आपके गति को रोक रहे हैं। पानी में दौड़ रहे हैं तो कौन रोकेगा, तो जो जल का कण है वो आपकी गति को रोकेगा। रेत में दौड़ रहे हैं, कौन रोका भाई, तो जो रेत का कण है वो हमारे गति को कम कर रहा है। तो आप आवेश को कहाँ रखे हैं, आप ये आवेश को कहाँ रखे हैं, इस पे भी इनके बीच लगने वाला बल काम करता है। क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए हवा है तो हवा में तो बहुत कम कण रहता है। मान लीजिए दो आवेश है, दोनों को हवा में रखे हैं तो इनके बीच रोकने वाला तो कोई कण नहीं है, क्योंकि हवा में बहुत सूक्ष्म कण होते हैं और बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, ये निर्वात में। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको पानी में रख दिया जाए तो जल के कण क्या करेंगे, ये जब बल लगाएगा तो इसके बल को रोकने का काम करेंगे, ये जब इस पे बल लगाएगा तो इसको रोकने का काम करेगा। मतलब पहले से बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तेल में रखिए, ग्लिसरीन में रखिए, अल्कोहल में रखिए, हमेशा क्या करेगा, उनके कण इन दोनों के बीच लगने वाले बल को कम कर देगा। तो ये के एक नियतांक है जिसको कूलम्ब नियतांक कहा जाता है और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये किसके बराबर होता है, तो 1/4πε। अब ये एप्सिलॉन है, देखिए हम पहले लिख दे रहे हैं 1/4πε है, ये टूटता है किस में, तो एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये है कि सर क्या क्या लिख दिए, तो ध्यान देंगे एक वर्ड है, इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन और इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता या पारावैद्युतता कहा जाता है। इसके बाद एक वर्ड है एप्सिलॉन आर, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन आर पढ़ेंगे। देखिए पढ़ना सबको ये है, आर लग गया तो एप्सिलॉन आर पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता
आपेक्षिक विद्युतशीलता, और ये अब कहाँ रखे हैं दोनों आवेश को? हवा में रखे हैं। और हवा का आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है ये 1 होता है। ओके, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, सब आगे पढ़ना है। अभी यहाँ पर नहीं बात करेंगे क्योंकि ये क्लास लंबा हो जाएगा। इसके बाद ये E नॉट, देखिए इसको पढ़ने का तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? एप्सिलॉन चलो, तो हमने क्या लिखा कि सॉरी k किसके बराबर होता है? तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन किसके बराबर होगा? तो एप्सिलॉन दो तरह का होता है। इसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता या पारावैद्युतता बोलते हैं। ये सब आगे एक तरह का टॉपिक ही है जो आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, डिटेल से बात करेंगे। अभी केवल कूलम्ब के नियम को सिद्ध करने के लिए इसको समझा रहे हैं। तो ये एप्सिलॉन होता है जिसको माध्यम का विद्युतशीलता या पारावैद्युतता कहते हैं। तो सर ये विद्युतशीलता क्या है? तो अभी हमने बताया कि अगर आप हवा लिए हैं, क्योंकि दो आवेश रखे हैं तो कहाँ रखेंगे? कहीं ना कहीं रखेंगे, या तो हवा में रखेंगे, या पानी में ले जाकर रखेंगे, या तेल में रखेंगे, या ग्लिसरीन में रखेंगे। तो माध्यम के कण क्या करते हैं कि इनके बीच लगने वाले बल को रोकने का काम करते हैं। तो ये जो रोकने का प्रवृत्ति है, ये माध्यम के कणों द्वारा जो रोकने का प्रवृत्ति है, उसी को विद्युतशीलता कहते हैं या पारावैद्युतता के नाम से आप जानते हैं। ओके, तो याद ही रखिएगा कि सर यहाँ पर एप्सिलॉन कह रहा है माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता का अर्थ ये है कि माध्यम के जो कण हैं ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करते हैं, रोकते हैं। ओके, तो सर ये दो भागों में क्यों बांटा गया है? तो इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये सब आगे पढ़ना है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे? एप्सिलॉन से पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? माध्यम की विद्युतशीलता दो तरह का होता है, एक ER होती है, एप्सिलॉन R बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन R क्या है? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, और हवा के लिए इसका वैल्यू 1 होता है। हम निकाल के भी देखेंगे कि कैसे होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ये क्या होता है? तो वायु या निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, इसका वैल्यू 8.85 × 10 के पावर -12 है। उसके बाद इसका मात्रक है कूलम्ब न्यूटन, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे कि सर 1/4 पाई, और ER का वैल्यू देख लीजिए, ER का वैल्यू कितना रखना है? 1, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 8.85 × 10 के पावर -12। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14। जब सबको हल कीजिएगा, इस सबको हल कीजिएगा, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना? तो ये वैल्यू आ जाएगा 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसका अर्थ ये है कि अगर k को हटाना होगा तो या तो इसको लेंगे, या तो इसको लेंगे, और या इसको लेंगे। याद रहेगा? तो अगर आपके दिमाग में ये बात है कि सर ये कहाँ से आया है, तो याद ये रखना है कि 4 पाई ER आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका वैल्यू 1 होता है, और एप्सिलॉन नॉट जिसको वायु, निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या पारावैद्युतता कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10 के पावर -12 है। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। और ये सब वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिएगा तो ये कितना आएगा? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो इन सब को मिलाकर हम फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो एक तो फार्मूला आप यहाँ पर देख चुके हैं, एक किसके बराबर है? इसके बराबर आया।
इसके बराबर आया। तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि सर k के जगह पर आप लिख दीजिए 9 × 10⁻9 और q1 × q2 बटा में r²। तो यही है कूलम्ब का सूत्र, कूलम्ब के नियम का सूत्र। तो ये तो समझाने के लिए आपको बताया है, अब इसको विधिवत तरीके से हम लोग समझेंगे और लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये याद रखना है कि कूलम्ब के क्या है, तो एक कूलम्ब नियतांक है जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप दोनों आवेशों को किस माध्यम में रखें। स्पष्ट है? और ये किसके समतुल्य होता है, किसके बराबर होता है? 1/4πε। एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता होता है या परावैद्युतता होता है। जब ये टूटेगा तो दो भाग में इसका दो प्रकार होता है, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। ये जो जीरो देख रहे हैं उसको पढ़ना कैसे है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान इतना होता है। सबको उठा के रखिएगा तो ये मिलेगा। तो हम कूलम्ब के नियम में या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। स्पष्ट है? तो ये था आपका कूलम्ब का नियम। अब फार्मूला देके हमको बताइए कि कोई बोले कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, क्योंकि r में और बल में कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का। इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कम कर देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा। आप खुद बताइए कि दूरी कम करेंगे तो बल बढ़ेगा, और दूरी अधिक कर देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया गया कि आवेशों के बीच दूरी को बढ़ा दिया जाए, तब बताइए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। और समानुपाती मतलब समान अनुपात में जो आमने सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कहेगा कि अगर आवेश का परिमाण बढ़ा देंगे, मतलब उसका मात्रा बढ़ा देंगे, तो लगने वाला बल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवेश का परिमाण कम कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ से लिखना हम लोग प्रारंभ करेंगे। और एप्सिलॉन से संबंधित जिसका नाम विद्युतशीलता है, तो पूरा एक टॉपिक ही हमको पढ़ना है स्पष्ट रूप से। चलिए तो समझते हैं कूलम्ब के नियम के बारे में। वर्ष 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी चलिए तो इसको समझते हैं और इसके बाद डायग्राम बनाकर लिखेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा कूलम्ब का नियम है, ये आपको लिखना है और एक बार समझ लीजिए। तो किसने बताया था इसके बारे में, तो वर्ष 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, इनका पूरा नाम था। और ये देखिए कूलम्ब है, इसलिए कूलम्ब का नियम नाम दिया गया है। तो इन्होंने क्या बताया, प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर। तो प्रायोगिक तथ्य कहाँ किए थे, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ये प्रायोगिक तथ्य इकट्ठा किए थे, मतलब उसी को अध्ययन करके उसी के आधार पर इस नियम का प्रतिपादन किया गया। तो आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले इस वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। क्लियर? तो ये नियम नहीं है जो यहाँ तक लिखे, तो इंट्रोडक्शन हो गया उनके बारे में कि उन्होंने क्या नियम दिया और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो नियम क्या है, क्या इन्होंने बताया, तो इन्होंने बताया, देखिए लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, एकदम नोटिस करने वाला पॉइंट है कि सर आवेश कैसा होना चाहिए, तो आवेश स्थिर होना चाहिए
और कैसा होना चाहिए, तो बिंदुवत आवेश। तो सर बिंदुवत आवेश को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान देंगे बिंदुवत आवेश अपने आप में अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पिंड आपके नजदीक लाकर रखा जाता है तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, अब वही पिंड काफी दूर चला जाता है तो बिंदुवत दिखाई देता है। अब यहाँ से सूर्य आकार में बहुत बड़ा है, तारे बहुत बड़े हैं, चंद्रमा बहुत बड़ा है, लेकिन हमको छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो काफी अधिक दूरी पर है। तो जो हमारा पिंड का आकार है वह डिपेंड करता है दूरी पर, दूरी के हिसाब से ही उसको परिभाषित करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्या हमने समझा कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब समान अनुपात में, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? जैसे कि पहले भी आपको समझा चुके हैं। तो ये हमारा परिभाषा है जो रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं, बहुत नोटिस करने वाला पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए कूलम्ब का नियम किसके लिए कारगर है, तो बोलेंगे बिंदु आवेश के लिए। कैसा होना चाहिए, तो स्थिर होना चाहिए। उनके बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, तो आवेश के परिमाण पर, और किस पर निर्भर करता है, तो दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। परिमाण के साथ कैसा संबंध, समानुपाती के साथ, समानुपाती का संबंध, और दूरी के साथ कैसा संबंध, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। तो ये उन्होंने बताया जिसको कहा जाता है कूलम्ब का नियम। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। तो अब देखिए कैसे होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। मानिए कि दो आवेश यहाँ पर है, इसका नाम Q1 है, एक Q2 है। तो ये बताइए कि E जब इसको खींचेगा इधर Q, तो इसी लाइन पे बल लगाएगा, और जब E इसको खींचेगा तो इसी लाइन पे बल लगाएगा। तो यही कह रहा है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। मतलब ये या तो इधर होगा या तो इधर होगा, मतलब इसी पर बल लगेगा। अब जो जिधर बल लगा दे, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का दिशा बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही इनका बल लगेगा, मतलब रेखा की दिशा में ही इनका बल होगा। क्लियर है? अब ई बल को क्या बोलते हैं, ये आवेश का भाई बल है, तो इसको बोलेंगे या तो विद्युत बल बोलिए या विद्युत स्थैतिक बल बोलिए। ये आकर्षण का भी बल हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण का कब रहेगा, जब समान आवेश, जब विपरीत आवेश एक पर प्लस एक पर माइनस, क्या होगा, आकर्षण। और जब दोनों पर समान आवेश रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। चलिए तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे डायग्राम बनाकर लिखेंगे। चलिए आपने लिख लिया होगा। तो नोटिस करना है, नोटिस क्या करना है कि सर इसमें दो पॉइंट है कि किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, या बल आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी का हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो पॉइंट है, पहला आवेश के साथ, दूसरा दूरी के साथ। अब इसको समझते हैं डायग्राम बनाकर। हमने बोला कि दो आवेश लिया जाए, इसका नाम लेते हैं Q1 और इसका नाम लेते हैं Q2। आपको बता चुके हैं कि अगर दोनों में समान आवेश रहेगा, अगर दोनों प्लस रहेगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण, मतलब ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। अगर दोनों को माइनस कर दीजिए तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये इसको धक्का देगा इधर, इसको धक्का देगा इधर। कारण क्या है कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है।
और असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। अगर ये प्लस रहे माइनस तो इनके बीच आकर्षण होगा, और आकर्षण बिना बल का तो नहीं लगता है। आपका बल प्रतिकर्षण का हो या आकर्षण का, दोनों स्थिति में इनके बीच बल लगेगा। तो अब देखिए, हम मान लिए कि दो आवेश कहाँ स्थित है भाई, तो मुक्त आकाश में। ये कहाँ पर स्थित है, तो मुक्त आकाश कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, निर्वात कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मुक्त आकाश में है या हवा में है, वायु में है या निर्वात में है, कुछ भी कह सकते हैं। दो आवेश ले लिए, और दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना है, r। मतलब ये दोनों आवेश कितना दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर। अब देखिए, ये क्या घेरे हैं, तो घेरे ई है कि आप समझ लीजिए कि ये दोनों को रखे कहाँ है। माध्यम का नाम क्या है, तो माध्यम का नाम या तो मुक्त आकाश है, या तो हवा है, या तो निर्वात। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये सब चीज समझना है, क्योंकि इनके बीच कितना बल लगेगा इस पे भी निर्भर करता है कि आप रखे कहाँ है। पानी में ले जाकर तो नहीं रख दिए हैं, तेल में तो नहीं रख दिए हैं, अल्कोहल में तो नहीं रख दिए हैं, ग्लिसरीन में तो नहीं रख दिए हैं। क्लियर है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, तो कूलम ने बताया कि इनके बीच जो लगने वाला विद्युतीय बल है ये समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल का। ये समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती मतलब समान अनुपात में। अर्थात कि अगर दोनों आवेशों का गुणनफल अधिक होगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी अधिक होगा, और यदि दोनों आवेशों के गुणनफल का परिमाण कम होगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी कम होगा। इसका अर्थ ही है कि अगर यहाँ पर 2 कूलम का 2 आवेश ले ले, फिर 3 कूलम और 4 कूलम का आवेश ले ले, 4 कूलम 5 कूलम का आवेश ले ले, तो अब देखिए 2 दूना यहाँ पर 4 न्यूटन का बल, चढ़ती 12 न्यूटन का बल, और यहाँ पर 20 न्यूटन का बल। तो देखिए तो ये आवेश का परिमाण बढ़ रहा है। यहाँ पर 2 कूलम 4 कूलम था तो 4 न्यूटन का बल, 4 कूलम 3 कूलम 7 कूलम है ना, लेकिन बल कितना लग रहा है 12 न्यूटन का। यहाँ पर 5 4 9 कूलम है और बल कितना 20। तो आपने देखा कि सर 4 7 20, तो ये बताइए कि जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ा है वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दोनों का गुणनफल अगर अधिक रहेगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी अधिक होगा, और दोनों का गुणनफल का परिमाण अगर कम होगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी कम होगा। क्लियर है। तो आपने बोला कि सर इसका अर्थ ही है कि आवेशों के गुणनफल के साथ समानुपाती का संबंध है। समानुपाती मतलब समान अनुपात में, कि आवेश का गुणनफल बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, आवेश का गुणनफल घटेगा तो बल भी घटेगा। ये पहला हो गया। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, तो दूसरा इन्होंने बताया था कि जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r²। अभी क्या लिख दिए, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है, तो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि अगर दूरी को आप बढ़ा दीजिएगा तो इनके बीच लगने वाला बल घट जाएगा, और दूरी को अगर कम कर दीजिएगा तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा। पहले भी समझाए थे कि भाई आपका आमदनी बढ़ रहा है लेकिन खर्चा नहीं बढ़ रहा है, या खर्चा बढ़ रहा है आमदनी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। लेकिन आमदनी भी बढ़ रहा है, आमदनी के साथ साथ खर्चा भी बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे समानुपाती का संबंध। तो बिल्कुल वही चीज। अब ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को एक साथ मिला दीजिए। तो दोनों को एक साथ मिलाइएगा तो ये होगा F समानुपाती Q1 × Q2/r²। दोनों को एक साथ मिला दिए मतलब दोनों को एक में लिखना है। तो अब देखिए ये दोनों है कि नहीं, तो हमने देखा कि F के ऊपर सामने Q1 Q2 है, देखिए था, और दूसरा में नीचे r² है, तो देखिए इसके साथ नीचे r² है कि नहीं। अब यहाँ से सब कोई जानता है कि सर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, और ये नियतांक
हम लोग यहाँ पर k लेने वाले हैं, Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 3। ओके, तो सर अभी k क्या है? तो k एक नियतांक है जिसका नाम है कूलम्ब नियतांक। यहाँ लिख दे रहे हैं, जहां k एक नियतांक है जिसे कूलम्ब का नियतांक कहा जाता है। ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे क्या है, तो ध्यान देंगे k का कुछ वैल्यू होता है। ये तो देख लिए कि k एक नियतांक है, k का एक वैल्यू होता है। वैल्यू कितना होता है इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान देंगे बाबू, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। और जैसे कि आपने पीछे भी देखा होगा, इसको हमने तोड़ा था कितने भाग में? तो इसको हमने तोड़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन किस में टूटेगा? तो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। k का वैल्यू यहाँ पर है। अब इसको ले लेते हैं कितना? 4। अब इस सब के बारे में लिखेंगे कि एप्सिलॉन क्या है। तो इसको बोलते हैं, देखिए पढ़ने का पहले तरीका बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं माध्यम का पारावैद्युतता। माध्यम का पारावैद्युतता या माध्यम की विद्युतशीलता। देखिए अब दोनों नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग किताब में दिया रहता है। हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। तो इसको बोलते क्या है? तो माध्यम का पारावैद्युतता या माध्यम का विद्युतशीलता। पढ़ते कैसे हैं? तो इसे एप्सिलॉन द्वारा पढ़ा जाता है। कैसे पढ़िएगा? एप्सिलॉन। ओके, तो सॉरी, माध्यम का पारावैद्युतता या विद्युतशीलता क्या है? तो अभी डिस्कस हुआ था कि अगर ई दो आवेश आपका हवा में स्थित है या निर्वात में स्थित है या मुक्त आकाश में स्थित है, तो बताइए कि माध्यम के कण क्या करते हैं? इनके बीच लगने वाले बल को कम करने का काम करते हैं। इसी आवेश को दोनों को ले जाकर पानी में रख दीजिए, तो जैसे ही पानी में डालिएगा तो जल के जो कण हैं क्या करते हैं? इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को रोकने का काम करेंगे, कम करने का काम करेंगे। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि यदि आप सड़क पर दौड़ रहे हैं, पहले भी हमने बताया था कि यदि आप सड़क पर दौड़ रहे हैं तब अपना गति देख लीजिए। उसके बाद आप रेत में चले जाइए, फिर दौड़िए, तब अपना गति देखिए। इसके बाद पानी में घुस जाइए, पानी में घुस के दौड़िए, नदी में, तालाब में, किसी में घुस जाइए और दौड़िए, अब अपना गति देखिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि सर सड़क पर काफी तेज दौड़ रहे थे, अब उसकी अपेक्षा रेत में हमारा स्पीड कम हो गया, जल में और कम हो गया। तो कम क्यों हुआ है? क्योंकि आप देखिए, आप बल उतना ही लगा रहे हैं, उतना ही ऊर्जा से बल लगा रहे हैं, लेकिन आपका स्पीड कहीं ज्यादा कहीं कम हुआ है।
क्यों कम हुआ है? तो माध्यम के बदलने के कारण कम हुआ है। तो माध्यम बदलने से क्या हो गया? तो जैसे ही आप रेत में गए तो रेत के कण क्या कर रहे हैं? आपके पैरों पर बल लगाना शुरू कर रहे हैं, वो आपकी स्पीड को घटा देते हैं। जैसे आप पानी में घुसकर दौड़ना शुरू किए तो जो जल के कण हैं वो आपके गति को रोकने का काम करते हैं, आपके गति को बाधित करने का काम करते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर बल लगाते हैं। उसी प्रकार ये जब हवा में है तो हवा में तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो जब रोकने वाला नहीं है तो क्या होगा? इनके बीच सबसे अधिक बल लगेगा। लेकिन जैसे ही दोनों को उठा कर ले जाकर पानी में डाल देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ेगा कि घटेगा? तो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्यम बदल गया और वहां पर जल के जो कण हैं इनके बीच लगने वाले बल को रोकने का काम करेंगे। क्लियर है? तो वही रोकने का जो क्षमता होता है, रोकने का कि भाई कौन कितना अधिक रोकता है या कम रोकता है, उसी को क्या बोलते हैं? माध्यम का पारावैद्युतता या माध्यम की विद्युतशीलता। एकदम परिभाषा के साथ आगे पढ़ेंगे, एकदम डिटेल्स इसको समझेंगे। यहाँ पर केवल हम इसको समझ रहे हैं, इस सूत्र को केवल परिभाषित करने के लिए। ओके, तो एक उत्तर लिख लिए कि सर ई क्या है? अभी दो भाग में टूटा है, इसी का दोनों प्रकार है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको बोला जाता है आपेक्षिक आप देखिए पारावैद्युत या विद्युतशीलता कुछ भी लिखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक पारावैद्युतता। क्लियर है? दोनों इसी का नाम है। और ये बताइए कि यहाँ पर माध्यम हम क्या लिए हैं? माध्यम क्या है यहाँ पर? तो माध्यम ये तीनों है। तो इसके लिए आपेक्षिक जो विद्युतशीलता होता है उसका वैल्यू 1 होता है। किसके लिए? फॉर एयर। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए होंगे। सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है और उसके बाद यहाँ से लिखना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। ओके, और ये जो है जिसका नाम है अपेक्षिक विद्युतशीलता, ये हवा के लिए, निर्वात के लिए, मुक्त आकाश के लिए, सबके लिए 1 होता है। ये आगे हम लोग निकाल के देखेंगे। चलिए तो इधर हम लिखते हैं, डायग्राम आप बना लिए होंगे, हटा रहे हैं इसको। अब वहां तक तो हो गया। अब इसमें क्या बचा है? एगो एप्सिलॉन नॉट बचा है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या पारावैद्युतता। आप कुछ भी बोल सकते हैं, पारावैद्युतता बोलिए। इसका वैल्यू इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इसको कैसे पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है हवा के लिए कितना? 8.85 × 10⁻⁻12। उसके बाद कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि सर एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या पारावैद्युतता।
तो ये कैसे मालूम चलेगा, तो हम लोग हवा में रखे थे, तो जब हवा के लिए विद्युतशीलता लीजिएगा तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, ठीक है। कोई भी माध्यम रहे, अगर कांच रहेगा तो G लगा देंगे, वाटर रहेगा तो W लगा देंगे। तो जब हवा के लिए विद्युतशीलता लिया जाता है या पारावैद्युतता लिया जाता है तो यहाँ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हवा में विद्युतशीलता कितना होता है, तो 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अभी सब वैल्यू जितना ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है या एप्सिलॉन आर का वैल्यू है सब उसमें रखिए समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या देखें कि सर k का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 रख दीजिए, इसका वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर -12। ऐसे सबको हल कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा कितना, तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है, ये इतना आ जाएगा। अब बताइए ये कितना हो गया हमारा, तो समीकरण 5। अब हम लिख सकते हैं किससे, तो समीकरण जो मिटा दिए ध्यान देंगे, समीकरण किससे, तो 3 से तथा 5 से। तो क्या लिखेंगे कि विद्युत बल F बराबर कितना, K Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। K किसके बराबर है, ई सब के बराबर। तो देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 1 लेंगे हवा के लिए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू लिखे हैं हम लोग इसमें ये तो 1 हो जाएगा, तो किसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, या ये टोटल का वैल्यू कितना होता है, टोटल का वैल्यू, टोटल का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर टोटल का वैल्यू निकाल के रखा गया है। तो इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9, इसके बाद Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक सब कूलम्ब के नियम का ही सूत्र है, लिख लीजिए इसको समीकरण कितना दे देंगे 6। चलिए तो आपने लिख लिया होगा, इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो यहाँ तक हमने बताया था कि K क्या है, K कूलम्ब नियतांक है, ये किसके बराबर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। एप्सिलॉन क्या है, तो माध्यम का पारावैद्युतता या माध्यम की विद्युतशीलता। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट में। ये दोनों क्या है, तो ध्यान देंगे एप्सिलॉन आर को बोलते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक पारावैद्युतता, और ये हवा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अपने आवेश को हवा में रखा था, वायु में रखा था या निर्वात में रखा था, और सबके लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है, 1 होता है। ये सब आगे निकाल के हम लोगों को देखना है अगले वीडियो में। चलिए इसमें एक और टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वायु, निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। ये ध्यान देंगे ये अपेक्षिक है, अपेक्षिक मतलब किसी के साथ हम तुलना करके इसके बारे में बता रहे हैं। क्लियर है, लेकिन ये किसका विद्युतशीलता है, तो मीडियम का है, जिस मीडियम में हम आवेश को रखे हैं। तो हम आवेश को किस में रखे थे, वायु, निर्वात या मुक्त आकाश। तो इसके लिए खास इंडिकेशन दिया गया है एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ने का तरीका, ये पढ़ने का तरीका है कैसे पढ़ेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट से पढ़ते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है मुक्त आकाश का, तो 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब निकालना सीखेंगे कि सर कैसे निकाला जाता है।
अब देखिए k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन टूटा था ये दोनों में, तो ये दोनों को वहां से लेके आ गए। इसका वैल्यू 1 होता है तो समझिए कि ये है ही नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 है। तो बचा क्या, इतना। अब हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इसमें रख देंगे, एप्सिलॉन आर का 1 रख देंगे, पाई का 3.14 रख दीजिए, 4 का और सबको हल कीजिएगा तो ये आएगा। अब सवाल ये है कि सर ये मात्रक कहाँ से आ गया, तो मात्रक निकालने के लिए हम इसके बाद सीखेंगे जब उधर इरेज कर दिया जाएगा। ओके, ये कितना हो गया, 5 नंबर। अब समीकरण 3 याद कीजिए क्या था, F बराबर K Q1 × Q2/r²। अब K किसके बराबर आ गया, तो इतना के बराबर आ गया। इसमें आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि यहाँ हवा है, लेकिन हवा को छोड़कर और कोई माध्यम देगा तब आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्लियर है। तो ये एप्सिलॉन r का वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 × Q2/r², और इन सब का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ओके, ये ईयर का वैल्यू कब रखेंगे, जब कहेगा कि हवा से हम जल में लेके गए, हवा से हम ग्लिसरीन में लेके गए, हवा से यहाँ लेकर गए, और जब हमारे प्रश्न में किसी भी प्रकार का माध्यम का चर्चा ना हो तो आपको समझ जाना है कि आवेश कहाँ रखा गया है, वायु में, निर्वात में या मुक्त आकाश में। तो इसको समीकरण हमने कितना दिया, 6। यही समीकरण जो 6 है आपका कूलम्ब के नियम का व्यंजक कहलाता है। तो इसको आपने लिख लिया होगा। तो कुछ लाइन है जिसको हम लोग लिख के समाप्त करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 6 कूलम्ब के नियम का आवश्यक व्यंजक, व्यंजक मतलब सूत्र होता है, फॉर्मूला। तो यही आपका कूलम्ब के नियम का सूत्र है। इसी सूत्र का हमको आगे क्वेश्चंस में प्रयोग करना होगा, तो उसको भी लिख लीजिए इसके नीचे। अब यहाँ देखते हैं कि सर ई वैल्यू अब कैसे निकालें, तो ध्यान देंगे ये आप इतना लिख लेंगे। अब यहाँ समझते हैं, हमने पढ़ा था कि F बराबर K Q1 × Q2/r², और हमको K का मात्रक निकालना है। तो जब K का मात्रक निकालना है तो ये R इधर आके गुना होगा, तो F × r², ये दोनों कहाँ जाएगा, नीचे, Q1 × Q2। तो अब बताइए इसका क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक आवेश के लिए एक कूलम्ब, दूसरा आवेश के लिए एक कूलम्ब, तो कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे है तो प्रति कूलम्ब स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे लिखे थे हम लोग, कहाँ गए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है। तो ये मात्रक इसी तरीके से निकाला गया है। आगे हम आपको और बताएंगे जिससे आप खुद मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए लिख लीजिए पहले इसको, आप इसको भी लिख लीजिए। चलिए आपने लिख लिया होगा, सारा हटाया जाए। अब थोड़ा कुछ नोट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो नोट नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो माध्यम की विद्युतशीलता। तो
तो इसका अर्थ ये है कि अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर दोनों आवेश के बीच हवा है, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को ले जाकर Q1 और Q2 आवेश को जल में रख दिया, माध्यम बदल दिया। तो अब बताइए, तो ध्यान देंगे, जब हवा माध्यम था तो आप विद्युतशीलता कितना लिए थे, एप्सिलॉन नॉट, और जब जल माध्यम रहेगा तो क्या लेंगे, एप्सिलॉन डाउन। तो ये बताइए कि ये दोनों में कैसा रिलेशन है, विद्युतशीलता और बल में उल्टा संबंध है। इसका मतलब कि विद्युतशीलता अधिक होगा तो बल कम होगा, और विद्युतशीलता कम होगा तो बल अधिक होगा। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पर दो आवेश को हवा में रखा गया है और यहाँ पर दो बिंदुवत आवेश को जल में रखा गया है, तो कहाँ पर विद्युतशीलता अधिक होगा, कहाँ पर विद्युतशीलता कम होगा। विद्युतशीलता मतलब क्या, कि इस माध्यम द्वारा रुकावट उत्पन्न करने का प्रवृत्ति, क्लियर है। तो आपने बोला कि सर हवा कम रुकावट उत्पन्न करेगा और जल ज्यादा रुकावट उत्पन्न करेगा। इसका मतलब कि हवा का जो विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, ये कम रुकावट उत्पन्न करेगा, मतलब इसका वैल्यू कम होगा। जब विद्युतशीलता हवा का कम हो गया, मतलब ये कम रोकेगा, तो इसमें बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा, क्लियर है। लेकिन अगर इसके जगह जल ले ले तो जल के कण क्या होते हैं, जल के कण काफी मजबूत बल लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी में अगर दौड़ने का हम लोग प्रयास करें तो कितना अधिक बल लगाना पड़ता है और फिर भी हमारा गति ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो आपने बोला कि सर जब इसको उठा के जल में रख दिया गया तो जल की स्थिति में इनके बीच लगने वाला बल ज्यादा होगा, इनके बीच लगने वाला बल कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जल के जो कण हैं इनके बीच ज्यादा रुकावट उत्पन्न करेंगे। मतलब जल का विद्युतशीलता ज्यादा होगा कि कम होगा। तो विद्युतशीलता मतलब क्या सर, तो विद्युतशीलता का अर्थ होता है कि दोनों आवेशों के मध्य रुकावट उत्पन्न करने का क्षमता। तो वायु से जल का क्षमता रुकावट करने का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जल का विद्युतशीलता जो होगा ये ज्यादा होगा, मतलब जल जो है दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्यादा रोकेगा। तो जब ये ज्यादा रुकावट उत्पन्न करेगा तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ेगा कि घटेगा, तो बिल्कुल घटेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सर जो विद्युतशीलता होता है ये बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है इस संबंध से, किससे, कूलम्ब के नियम से व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मतलब कि विद्युतशीलता ज्यादा मतलब रोकने का क्षमता ज्यादा। तो जब ज्यादा रोकेगा तो इनके बीच बल कम लगेगा, और विद्युतशीलता कम मतलब रोकने का क्षमता कम, तो उसमें बल क्या लगता है, अधिक लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि दो आवेशों के बीच सबसे अधिक बल कहाँ लगता है, तो हवा छोड़कर और कोई माध्यम नहीं होगा। हवा, निर्वात या मुक्त आकाश कुछ भी बोल सकते हैं। हवा छोड़कर और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें बल का मान सबसे अधिक हो। तो याद ये रखना है कि हवा के केस में बल का मान सबसे अधिक होता है और इसमें विद्युतशीलता सबसे कम होता है। मतलब 8.85 गुने 10 के पावर -12 से विद्युतशीलता कम नहीं होगा, क्लियर है। तो ये नोट नंबर 1 में लिख लिया जाए इसको। चलिए आगे समझते हैं। लिख लिया आपने, नोट नंबर 2 में आते हैं। नोट 2। तो ये बताइए कि ये दो आवेश के बीच लगने वाले बल को आपने क्या नाम दिया है, तो विद्युत बल बोलेंगे या विद्युत स्थैतिक बल बोलेंगे, जिसको F से हमने सूचित किया है। ये कौन है भाई, Q1 है, ये Q2 है, दूरी कितना है तो R है।
और इसी से हमने कूलम्ब का व्यंजक निकाला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, इससे संबंधित प्रश्न भी आगे करेंगे, पहले नोट पूरा कर लें। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि R का वैल्यू, ध्यान देंगे इसके साथ संबंध बता रहे हैं कि अगर दो आवेशों के बीच का दूरी बढ़ा दिया जाए, देखिए पहले R था, अब हम बढ़ा के जितना था उसमें और दूरी को बढ़ा के R प्लस 5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, कुछ भी बोलिए कि सर 50 सेंटीमीटर जितना था उसमें 50 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए। तो अब बताइए ये दूरी बढ़ेगा तो ये आपका बल घटेगा कि नहीं, क्योंकि इसके साथ कैसे संबंध है, उल्टा संबंध है। तो आपने बोला कि सर आवेश के बीच का दूरी बढ़ा दीजिएगा तो इनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। आप चुंबक देखे हैं ना जी, तो नजदीक लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को काफी जोर से आकर्षित करता है, जैसे जैसे दूर ले जाते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल हट जाता है। क्लियर है? या प्रैक्टिकल में थोड़ा समझिए कि अगर कोई आदमी हमारे साथ रहता है, हमारा कोई रेंटर है या कोई चीज है, तो उससे काफी लगाव होता है क्योंकि हमेशा हम उसके संपर्क में रहते हैं। लेकिन वो कहीं दूर चला जाए या कोई दूर व्यक्ति रहे तो उसका याद कभी कभी आता है, उससे मतलब कम संबंध होता है, उससे लगाव कम हो जाता है। तो जो नजदीक रहता है वो हम पे हमेशा प्रभाव डालता है और दूर वाला कम प्रभाव डालता है। कारण क्या है कि नजदीक रहने पर बल ज्यादा लगेगा और दूर रहने पर बल कम लगेगा। तो आपने बोला कि सर दूरी अगर बढ़ा दीजिएगा आवेश के बीच का तो बल घट जाएगा, दूरी अगर कम कर देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा दूरी के साथ संबंध हो गया। फिर हमने आवेश के परिमाण के साथ भी समझाया था कि अगर आवेश का परिमाण का गुणनफल Q1 Q2 का ज्यादा होगा, मतलब ये दोनों आवेश का मान ज्यादा होगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। अगर दोनों आवेशों के गुणनफल का परिमाण कम होगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। तो ये कौन सा संबंध हो गया इधर वाला, तो सर ई समानुपाती का संबंध हो गया। और इधर वाला कौन सा संबंध हो गया, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। क्लियर है? चलिए तो इसको लिख लीजिए नोट नंबर 2 में। लिख लिए। नोट 3 में आते हैं। नोट नंबर 3 में देखते हैं। विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। एक प्रकार का संरक्षी बल है। तो संरक्षी मतलब क्या होता है, तो हमने बताया था कि जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, जो प्रारंभिक का अंतिम बिंदु पे केवल डिपेंड करता है, उसको कंजर्वेटिव बोले थे। तो जब भी कहा जाए कि संरक्षी बल है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सॉरी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब दो आवेश को एक दूसरे से दूर रखे थे तो हम बोले थे कि रास्ता जो है हमारा रुखड़ा है, ये चिकना सतह है, ये थोड़ी बोले थे। हम तो बोले कि केवल 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे, इतना पे। ये थोड़े बोले थे कि रास्ता है कैसा। तो ये रास्ते के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? ये प्रारंभिक और अंतिम पे निर्भर करता है। तो इसलिए ये कैसा बल है, तो ये एक प्रकार का संरक्षी बल है। संरक्षी बल और संरक्षी बल आपको पढ़ाया जा चुका है, आगे एक बार और इसका एक वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। तो याद रखेंगे कि विद्युत स्थैतिक बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। और ये बताइए
कि नोट नंबर 4 में कि विद्युत स्थैतिक बल किसके किसके बीच लगता है, तो सर दो आवेशों के बीच लगता है, एक Q1 है एक Q2 है, दूरी है, तो इसको केंद्रीय बल कह सकते हैं जी। क्लियर है, केंद्रीय बल, और केंद्रीय बल है तो किसके बीच लगता है, तो दो आवेश के बीच लगता है। तो एक और ऑब्जेक्टिव मिल गया कि विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। देखिए विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है जो दो आवेशों के बीच कार्य करता है। कार्यरत लिख दीजिए, कार्यरत होता है। हो गया कि बल कहाँ लगेगा, तो दोनों के बीच में लगेगा। डायरेक्शन पूछेगा तो बोल देंगे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर इसका डायरेक्शन होगा। नोट नंबर 4 हो गया। नोट नंबर 5 में आते हैं। यह लंबी दूरी तक लगने वाला बल होता है, और ध्यान देंगे यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना अधिक मजबूत होता है। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत स्थैतिक बल एक लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। यह है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना अधिक मजबूत होता है, मजबूत या शक्तिशाली। क्लियर है। तो यहाँ याद करने वाला बात क्या है कि विद्युत स्थैतिक बल लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। क्लियर है। और यह कितना गुना अधिक शक्तिशाली होता है, तो 10 के पावर 36 गुना मजबूत होता है। किससे, तो गुरुत्वाकर्षण बल से। ओके। फिर इसमें नोट 4 में कौन समझने वाला पॉइंट है कि सर विद्युत स्थैतिक बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। किसके बीच लगता है, तो दो आवेशों के बीच लगता है। नोट नंबर 3 में कि विद्युत स्थैतिक बल कैसा बल है, तो एक प्रकार का संरक्षीय बल। ये जितना हम लोग लिखे हैं सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो लिख लीजिए आप इसको। चलिए आपने लिख लिया होगा। अभी ये नोट 5 तक था, बाकी 1-2 प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो एक प्रश्न लेते हैं कि सर कूलम्ब के नियम का व्यंजक जो हमने निकाला है उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो एक प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है, यदि दो आवेश
Q1 बराबर 8 कूलम तथा Q2 बराबर 4 कूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो विद्युत स्थैतिक बल की गणना करें। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो आवेश है, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। Q1 कितना है तो 8 कूलम है, Q2 कितना है तो 4 कूलम है, और दूरी कितना है तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इनके बीच कितना बल लगेगा तो ये बताइए कि सबसे पहले कि ये आकर्षण का बल है कि प्रतिकर्षण का। तो आप बोलेंगे कि सर इसके आगे भी कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है। अगर कोई एक माइनस एक प्लस रहता तो आकर्षण का बल रहता, ये दोनों प्लस है इसका मतलब प्रतिकर्षण का बल है। अब प्रतिकर्षण का बल होगा कितना इस पे बात करना है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले तो जो दिया है उसको आपको लिख लेना है कि Q1 बराबर 8 कूलम और Q2 बराबर 4 कूलम। दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे कूलम हमारा ऐसा ही मात्रक है आवेश का, लेकिन सेंटीमीटर तो दूरी का ऐसे ही मात्रक नहीं है। दूरी का ऐसे ही मात्रक क्या है मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 1/5 मीटर। क्लियर है। अब आइए फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे तो ई नहीं कहा गया है कि आवेश को हम कहाँ रखे हैं, पानी में रखे हैं, तेल में रखे हैं, ग्लिसरीन में रखे हैं। यह माध्यम का जिक्र है ही नहीं। तो जब माध्यम का जिक्र नहीं है इसका मतलब किस में रखा हुआ है हवा में। अगर माध्यम कह देता कि ना पानी में रखे हैं तेल में रखे हैं तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर का भी वैल्यू हमको लेना पड़ता है। क्लियर है। अब समझिए यहाँ पर तो आपने बोला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इसका टोटल का वैल्यू कितना पढ़े हम लोग तो 9 × 10 के पावर 9। Q1 कितना है 8, Q2 कितना है 4, दूरी कितना 1/R स्क्वायर। 1/R स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 × 32 और 10 का पावर 9। देखिए 1 2 3 यहाँ 3 स्टेप है, इसको 4 स्टेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसके बटा में 1 डाल देंगे और ये कितना होगा 1/5 का स्क्वायर कितना 25। इसको सीधा कीजिए तो 32 में या ऐसा करते हैं 9 × 32 10 के पावर 9 बटा में 1। आज चौथा स्टेप 20 से उल्टा हो जाता है, ये कितना होगा 25/1। तो F बराबर कितना, अब 25 में 9 से गुना कीजिए तो कितना होगा 225 × 32, उसके बाद 10 के पावर 9 और जो आंसर आएगा किसमें आएगा न्यूटन। अब गुना करके देख लेंगे कितना न्यूटन आता है, जो आएगा आपका रिजल्ट। क्लियर है। मतलब ये दोनों आवेशों के बीच इतना बल लगेगा, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ओके चलिए इसको लिख लीजिए, ये गुना करके आपको रिजल्ट खुद निकाल लेना है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए आप लिख लिए होंगे और ध्यान देंगे मैक्सिमम जगह देखिएगा तो माइक्रो कूलम वगैरह में लिया जाता है, क्योंकि कूलम जो होता है अब इसका थोड़ा बड़ा मात्रक होता है।
तो इस स्थिति में बल का मान ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा उसमें माइक्रो का, मिली का, पिको का यूज किया जाता है। तो आगे हम एक और प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न 2 क्या है, यदि दो आवेश Q1 बराबर 20 माइक्रोकूलम्ब तथा Q2 बराबर -10 माइक्रोकूलम्ब एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो विद्युत स्थैतिक बल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कूलम्ब के नियम का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर दो आवेश एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और यह आवेश Q1 कितना है, 20 माइक्रोकूलम्ब और Q2 कितना है, -10 माइक्रोकूलम्ब। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर गिवन डाटा जो है Q1 है 20 माइक्रोकूलम्ब। तो अब ये बताया जाए कि यहाँ पे मात्रक बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, माइक्रो नहीं। माइक्रो हटाना पड़ेगा, तो माइक्रो हटाने का तरीका हमने क्या पढ़ा था, 10 के पावर -6। माइक्रो कैसे हट गया, 10 के पावर -6 से। Q2 कितना है, तो -10 माइक्रोकूलम्ब। ये कैसे हटेगा, तो सर ये भी 10 के पावर -6 से हटेगा। ये दोनों हो गया। दूरी कितना है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से भाग, कितना आ गया, 1 मीटर। अब बताइए आपके कूलम्ब का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो यहाँ पर लेते हैं इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9। Q1 कितना है, 20 × 10 के पावर -6। Q2 कितना है, तो माइनस है, तो माइनस को आगे कर दीजिए, 10 × 10 के पावर -6। और ध्यान देंगे दूरी 1 मीटर है, तो 1 × 1। अब आइए संख्या को एक साथ लेते हैं, तो ये 20 है, ये 9 है। तो आपने बोला कि सर 9 × 18 होता है, 180 ले लीजिए। अब 10 वाला काम एक साथ, तो 9 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 10। तो 10 के पावर कितना हो गया, 10, और माइनस वाला एक साथ, तो 10 के पावर -6 कितना हो गया, 10 के पावर -12। क्लियर है। और बटा में 1², तो 1 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि किसी अंक में 1 से भाग दीजिएगा तो वह अंक खुद हो जाता है। अब ये बताइए यहाँ पर -180, 10 में से 12 आ जाएगा तो कितना होगा, 10 के पावर -2। बटा में 1 नहीं लिखते हैं, तो 1 बराबर, आपने बोला कि सर 180 × 10 के पावर -2, तो 180, और जो ऊपर है ऊपर से नीचे लाएंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मतलब क्या, 100, ऐसे लिखिए ना, 10 के पावर 2, ऊपर से नीचे आया तो प्लस में आ गया। अब -180 और 10 का स्क्वायर 100, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, -1.8 न्यूटन। वो तो गया। अभी बताइए कि ये आकर्षण का बल है कि प्रतिकर्षण का, तो आकर्षण का, क्योंकि एक के पास प्लस है दूसरे के पास माइनस।
मतलब Q1 Q2 को कितना बल से खींचेगा 1.8 न्यूटन, या Q2 Q1 को कितना बल से खींचेगा 1.8 न्यूटन। माइनस क्या बताता है, तो माइनस बताता है कि यहाँ पर आकर्षण उत्पन्न होगा, क्योंकि बल जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है। ओके, तो इसको लिख लीजिए। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।